हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 12। 3 अगस्त की ये वर्कशीट है, तो शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। बच्चों, आज हम एक नए पार्ट के साथ शुरुआत कर रहे हैं, जो कि है पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर, सत्ता में साझेदारी, पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग होती क्या है? देखो, पावर का मतलब होता है शक्ति। शक्ति चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, उसको शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक हम किसी भी शक्ति को बाकी लोगों के साथ बांटेंगे नहीं, देखो, एक इंसान होने के नाते, ह्यूमन बीइंग होने के नाते, हम सबके पास इक्वल राइट्स होने चाहिए। किसी भी प्रकार का अधिकार अगर किसी समूह के पास रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा या किसी ग्रुप के पास रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, तो वो सही नहीं है। तो इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं राजनीतिक अधिकार, कि कैसे पॉलिटिकली भी सबके पास पूरा अधिकार है कि वो अपने जो भी अधिकार है एक नागरिक होने के नाते उसको एंजॉय कर सके, उसको शेयर कर सके। तो सत्ता में साझेदारी का विचार स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है, क्योंकि देखो, लोकतंत्र की नींव ही इक्वालिटी पे बेस्ड होती है, समानता पर बेस्ड होती है। संसार के बहुधा समाज विभिन्न जाति, रंग और भाषा आदि के आधार पर बटे हुए हैं, इसलिए इन सामाजिक समूहों को सम्मान प्रदान करना अति आवश्यक हो जाता है। देखिए, हर प्रकार की विभिन्नताएं हैं। एक मनुष्य के तौर पे हम बहुत सी चीज़ों में हम अलग है, जाति के आधार पर, रंग के आधार पे, भाषागत आधार पे, पर एट द एंड है तो हम मनुष्य ही ना। सत्ता में साझेदारी के परिणामों को जानने के लिए हम बेल्जियम का उदाहरण ले रहे हैं। तो यहाँ आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो बेल्जियम की स्टोरी पढ़ने वाले हैं। बेल्जियम क्या है? यूरोप का एक छोटा सा देश है। इसकी आबादी 1 करोड़ से अधिक है। इस छोटे से देश के समाज में जातीय बनावट बहुत जटिल है। छोटा सा है, 1 करोड़ से थोड़ी ज्यादा जनसंख्या है, लेकिन जो बनावट है वो काफी अलग है। यहाँ की 59% आबादी फ्लेमिश क्षेत्र में रहती है, जो डच भाषा बोलती है। डच भाषा बोलने वाले कितने लोग हैं? 59%। कहाँ की बात कर रही हूँ? बेल्जियम की बात कर रही हूँ। 40% लोग वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं, जो फ्रेंच भाषा बोलते हैं। 2 डेटा आ चुका है, डच भाषा और फ्रेंच भाषा का। राजधानी ब्रसेल्स में 80% आबादी फ्रेंच बोलती है, जबकि 20% डच बोलती है। अब बेल्जियम की जो राजधानी है, जैसे कि भारत की राजधानी दिल्ली है, वैसे बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स है। यहाँ पे उल्टा है। पूरे देश में जहां डच भाषी लोगों की जनसंख्या ज्यादा है, वहीं पे इसकी राजधानी में इसकी संख्या कम है। यानी कि 20% लोग डच बोलते हैं, 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। भाई, बिल्कुल ही चेंज हो गया। जिनकी संख्या 40% है बेल्जियम में, वो पूरे बेल्जियम पे रूल कर रहे हैं, अमीर हैं, रिच हैं। बहुत बाद में जाकर यहाँ पे आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इस स्थिति की नाराजगी थी। भाई, जब थोड़े बहुत डच भाषी लोग पढ़े लिखे, उनको पता चला कि भाई उनके साथ भाई गलत हो रहा है, कि एक तो संख्या ज्यादा, उसके बाद भी अधिकार नहीं मिल रहा। बाकी लोकतंत्र कहता है अल्पसंख्यक बहुसंख्यक दोनों को साथ चलना चाहिए, लेकिन ज्यादातर क्षेत्र में बहुसंख्यक थोड़े से स्ट्रांग हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल ही उल्टा है। तो इसके चलते 1950 से 60 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा, और डच भाषी लोग देश में बहुमत में थे, परंतु राजधानी ब्रसेल में अल्पमत में थे। लेकिन क्योंकि वो वहां की राजधानी में उनकी संख्या कम थी, यही कारण था कि उनको अधिकार नहीं मिल पा रहा था। यहाँ पे हमें थोड़ा सा चित्र के माध्यम से भी बताने की कोशिश की गई है, जैसे कि डच स्पीकिंग 59%, फ्रेंच स्पीकिंग 40% एंड 1% जर्मन स्पीकर्स। तो वहीं अगर ब्रुसेल्स की बात की जाए, तो यहाँ पे 20% फ्रेंच डच स्पीकिंग थे एंड 80% फ्रेंच स्पीकिंग थे। 1970 से 93 के बीच बेल्जियम ने अपने संविधान में 4 बार संशोधन किया। भाई, उन्होंने बोला ठीक है, हम मानते हैं कि समस्याएं हैं, उसको हम दूर करेंगे, आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है। 4 बार संविधान में परिवर्तन किया, ताकि देश में जो भी बेगानेपन हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, उसको दूर करके ये लोग मिलजुल कर रह सकें। क्या कदम उठाए वहां की सरकार ने, अब जरा इसको समझिए। जो समस्याएं थी वो काफी दिखने में काफी कॉम्प्लिकेटेड थी, लेकिन उसको बहुत ही थोड़ा सा टफ अपनाया गया, लेकिन जो सोल्यूशन था वो निकल गया। सबसे पहले तो उन्होंने बोला कि केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की समान संख्या होगी। भले ही अगर स्टेट लेवल पे, कंट्री लेवल पे देखा जाए तो डच भाषी लोग ज्यादा हैं, फ्रेंच भाषी लोग कम है, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, मिनिस्टर दोनों इक्वल होंगे। मान लीजिए अगर 20 मिनिस्टर हैं तो डच वाले 10 होंगे और फ्रेंच वाले 10 होंगे।
केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को दी जाएगी। केंद्र सरकार की जो पावर्स है वो क्या होंगी, इक्वली डिवाइड होंगी बिटवीन डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग। डच भाषी लोगों में और फ्रेंच भाषी लोगों की जो शक्तियां होंगी वो बराबर होंगी, भले ही किसी की संख्या ज्यादा हो या कम हो, लेकिन सब लोग इक्वल होंगे। ब्रुसेल्स की अलग से सरकार होगी और दोनों समुदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, यानी कि जो इसकी कैपिटल है जहां पे फ्रेंच स्पीकिंग लोग रूल कर रहे थे वहां पे भी इक्वल मिनिस्टर होंगे, भले ही डच की संख्या कम हो। और चौथा, सामुदायिक सरकार बनाई जाएगी। सामुदायिक सरकार आप देखिए, यहाँ पे 3 समुदाय हैं, जर्मन के भी 1% है, लेकिन उन्होंने बोला कि जी नहीं, हम 1% वालों को भी सरकार बनाने का पूरा अधिकार देंगे। तो ये 4 उन्होंने स्टेप लिए जिससे कि जो बेल्जियम की समस्याएं थी वो समाप्त हुई और बेल्जियम ने अपनी समस्या को खुद सॉल्व किया। और देखो, फायदा तो उसी को हुआ, क्योंकि अगर आपस में लड़ते तो नुकसान दोनों समुदाय का होता। थोड़ा सा जटिल है इसको समझना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि काफ़ी कुछ उन्होंने डिसीजन ले लिया, लेकिन भले ही ये 4 बार संशोधन हुआ लेकिन रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया। तो आइए अब इनके 2 छोटे छोटे प्रश्नों को जान लेते हैं। यहाँ पे आपको एमसीक्यू फॉर्म में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। सबसे पहला, बेल्जियम में किस भाषा को बोलने वाले लोग सबसे ज़्यादा थे? डच। अगर यहाँ पे लिखा होता है ब्रुसेल्स, यानी कि इसकी राजधानी में सबसे ज्यादा कौन होते, तो हम कहते हैं फ्रेंच, लेकिन पूरे बेल्जियम में किसकी संख्या ज्यादा थी? डच भाषी लोगों की। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा बेल्जियम में टकराव रोकने के लिए उठाया गया कदम नहीं था? क्षेत्रीय सरकारों को शक्तियां दी गई, ये तो हमने पढ़ा है भाई, क्षेत्रीय सरकारों को शक्तियां दी थी, ये रहा। इसके अलावा सामुदायिक सरकार का प्रावधान है, जी हाँ वो तो था। सामुदायिक सरकार को चलाने के लिए राज्यपालों की नियुक्ति, इन चारों में कहीं पे भी भाई मुझे राज्यपाल जैसा टॉपिक तो दिखा ही नहीं। चौथा, ब्रुसेल्स से अलग सरकार होगी, ये तीसरा पॉइंट है। तो इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा हुआ? थर्ड वाला। ये वाला बेल्जियम सरकार से संबंधित नहीं है, बाकी तीनों हैं। तो इसी के साथ आज की वर्कशीट हमारी पूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू सो मच।